अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्रीवियस लेक्चर में हम ने डेफिनेशन ऑफ हदीस पे बात की थी। उसके बाद हमने बताया कि हदीस के पैरेलल कुछ और भी टर्म्स यूज़ होती हैं जिसको हम हदीस की जगह पे यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह हमने पढ़ा असर, जिस तरह हमने पढ़ा ख़बर। उसके बाद हमने जो हदीस है उसके पार्ट्स डिस्कस किए। उसमें हमने ये बताया कि हदीस के दो पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट को आप चेन कहते हैं या चेन ऑफ ट्रांसमिशन कहते हैं, दूसरे को टेक्स्ट या मतन कहते हैं। अब यहाँ पे एक सोचने वाली बात ये है कि हमारा मेन पर्पस तो टेक्स्ट से है ना, हमें चेन से क्या लेना देना। यानी जो एक्चुअल में जो चीज़ है जिससे हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलनी है, जिससे हमारी इस्लाह होनी है या जिससे हमने दीन सीखना है, वो तो चीज़ एक्चुअल में टेक्स्ट है ना। तो हर हदीस के साथ या हर टेक्स्ट के साथ उस चेन को डिस्क्राइब करने की क्या ज़रूरत है। तो इस पे आज इंशाल्लाह हम बात करेंगे और देखेंगे ये जो चेन है ये क्यों हर टेक्स्ट के साथ लगी होती है और फिर इस चेन की डेवलपमेंट कैसे हुई। ठीक है, क्या कोई टेक्स्ट, ठीक है, विदाउट चेन ऑफ ट्रांसमिशन क्वालिफाई करेगा कि उसको हम हदीस का कह सकें। ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे द डेवलपमेंट फेजेस ऑफ द चेन ऑफ हदीस में। It was the common practice among the companions, even in the life of Prophet, peace be upon him, to narrate a hadith when they met each other. अब देखेंगे ये पूरा डेवलपमेंट फेजेस हैं जो यहाँ पे बयान होंगे, ये सारे नेचुरल हैं। इसमें कोई भी जो फेज है ना वो आर्टिफिशियली नहीं होगा कि यानी उसको बाद में बनाया गया हो उस तरह। ठीक है, ये सब नेचुरल तरीके से हुआ और एक चेन ऑफ ट्रांसमिशन सामने आई। इट वाज द कॉमन प्रैक्टिस, ये कंपेनियंस के दरमियान जो थी ये कॉमन प्रैक्टिस थी कि जब वो एक दूसरे के साथ मिलते तो जिसके पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेइंग्स होती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक्शंस होते, तो वो फिर आप आगे दूसरे कंपेनियंस को नरेट करते। Some of them made special arrangements to attend the Prophet's sittings in shifts and to inform each other of what they had heard and seen in the presence of Prophet, peace be upon him. अच्छा, कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स भी रखी जाती हैं, कुछ स्पेशल सिटिंग्स रखी जाती हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा जाता, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुहाबा की तरबियत करते। ठीक है, तो फिर जो वर्डिंग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज़ करते या जो एक्शन वहाँ पे कोई जो एक्ट करते, ठीक है, तो वो फिर सहाबा नोट कर लेते। ठीक है, और वो फिर जाके आगे दूसरे कंपेनियंस को नरेट करते। नेचुरली इन इन्फॉर्मिंग देयर फेलोज दे वुड हैव यूज्ड सेंटेंसेस लाइक द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम डिड सच एंड सच और द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सेड सो एंड सो। ये भी एक नेचुरल सी बात है कि जब वो किसी दूसरे से मिलते तो अगर कोई एक्ट आगे ट्रांसमिट करना होता तो ये कहते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूं करते देखा। ठीक है, या अगर कोई सेइंग्स आगे ट्रांसमिट करनी होती किसी दूसरे कंपेनियन को, ठीक है, तो वो कहते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे ऐसे कहते सुना। It is also natural that one of them who had gained knowledge at second hand while reporting the incident to the third man might have disclosed his source of information. अच्छा, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, डेवलपमेंट फेज चूँकि हम पढ़े हैं। ठीक है, पहली बात तो ये है कि वो सहाबी जो डायरेक्ट लिसनर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिटिंग्स में बैठा हुआ। अच्छा, एक दूसरे सहाबी हैं जिनके पास इंफॉर्मेशन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सेइंग्स की एक्ट की इंफॉर्मेशन आई तो वो दूसरा सहाबी जो है वो सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन लिए हुए हैं।
ठीक है, यानी सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन से उसका मतलब ये है कि वो डायरेक्ट लिसनर नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, किसी दूसरे सहाबी ने जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिटिंग्स के डायरेक्ट लिसनर हैं, उन्होंने उन सहाबी को बताया। ठीक है, अच्छा, अब जब बीच में एक सहाबी हो जो डायरेक्ट लिसनर हो, ठीक है, तो उसे तो सोर्स को डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब ऑब्वियसली बात है कि जो नरेशन है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं दी होगी। लेकिन जब यही इंफॉर्मेशन थर्ड हैंड तक गई, तो जो थर्ड मैन है, ये थर्ड कंपेनियंस है, ठीक है, उन पर जो है वो डिस्क्लोज किया जाता। ठीक है, यानी जो सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन जिन कंपेनियंस के पास है, वो अपना सोर्स डिस्क्लोज करते फॉर द थर्ड पर्सन या थर्ड हैंड मैन, कि मैंने जो है वो सुना फलां सुहाबी से। ठीक है, और मैं ये आपको चीज नरेट कर रहा हूं। ठीक है, यानी ये एक सोर्स का डिस्क्लोज करना भी एक नेचुरली सी बात थी। जो भी आगे नरेट करता हदीस को, वो अपना सोर्स को डिस्क्लोज करता। एट द एंड ऑफ फर्स्ट सेंचुरी द साइंस ऑफ हदीस वाज फुली डेवलप्ड, so after its development only the narration considered as hadith which has its chain। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज़ यहाँ पे याद रखने की ये है कि जो चेन फुली डिवेल्प्ड हुई वो एट द एंड ऑफ फर्स्ट सेंचुरी, ये चेन पूरी की पूरी, ये साइंस ऑफ चेन जो है वो पूरी फुली डिवेल्प हो गई। ठीक है, उसके बाद वही हदीस या वही सेइंग्स या वही एक्ट हदीस होना क्वालिफाई करता जिसके साथ चेन होती। विदाउट चेन कोई भी सेइंग्स या कोई भी एक्ट जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब किया जाता, ठीक है, उसे हदीस कंसिडर नहीं किया जाता था। साइंस ऑफ हदीस, उलूमुल हदीस। अब साइंस ऑफ हदीस, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में साइंस ऑफ हदीस जो हमारा हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस होती हैं। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ हदीस दैट स्टडीज द हदीस विद रिस्पेक्ट टू इट्स ट्रांसमिशन एंड नरेशन। इंपॉर्टेंट थिंग जो साइंस ऑफ हदीस से रिलेटेड है वो ये है कि साइंस ऑफ हदीस इज स्टडी ऑफ हदीस विद रिस्पेक्ट टू इट्स ट्रांसमिशन, इट्स नरेशन, कि फलां हदीस जो है वो नरेट होके कैसे आई है, इसकी पूरी स्टडी। वो टेक्स्ट से रिलेटेड स्टडी नहीं होती। साइंस ऑफ हदीस हमेशा जो स्टडी है वो हमेशा रिलेट करती है, ठीक है, ट्रांसमिशन से, नरेशन से, ना कि टेक्स्ट से। It is a collection of various principles by which one can determine the authenticity or weakness of the narrators, the narration and the link between narrators। ठीक है, अब उलूमुल हदीस में, ठीक है, अब विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसमिशन जो हम स्टडी करते हैं उसमें क्या चीज़ ये स्टडी करते हैं। सबसे पहली चीज़ अथेंटिसिटी ऑफ वीकनेस ऑफ नरेटर्स एंड नरेशंस। नरेटर जो है वो कितना अथेंटिक है, ट्रांसमिटर कितना अथेंटिक है, और जो आगे इंफॉर्मेशन आगे ट्रांसमिट की जा रही है वो कितनी अथेंटिक है। अथेंटिक होने यहाँ से मीन ये है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट है या नहीं, बाद में तो नहीं इसको फैब्रिकेट कर लिया गया। और लास्ट में द लिंक बिटवीन नरेटर्स, यानी जो पूरी चेन के में जो ट्रांसमिटर्स हैं उनका आपस में लिंक भी है या नहीं, उनकी मीटिंग्स हुई है या नहीं, वो कंटेम्परेनियस है या नहीं, ये सारी चीज़ें हम लिंक में डिस्कस करते हैं। इट वेरीफाइज दैट द हदीस बीन नरेटेड इज ट्रूली कनेक्टेड टू द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। इस सारे कामों का मकसद जस्ट ये है कि हमने ये वेरीफाई करना होता है कि जो हदीस हमारे पास ट्रांसमिट होके आई है, आया वो
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कनेक्टेड है या नहीं। ये तो नहीं है कि उसे बाद में फैब्रिकेट कर लिया गया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत दे दी गई है। The science of hadith is basically divided into two main branches। अब इसकी फिर फर्दर आगे दो ब्रांचेस है, फिर ये काम दोनों ब्रांचेस में जो ऊपर अभी हमने डिस्कस किए हैं, ये फिर दोनों काम दोनों ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं। पहली ब्रांच है रिवायतुल हदीस एंड सेकंड दिरायतुल हदीस। रिवायतुल हदीस इज अ ब्रांच ऑफ ulumul hadith that deals with the manners of receiving and recording of the sayings, action, tacit approvals, descriptions and behaviors of the messenger of Allah and their narrations। रिवायतुल हदीस में जो चीज़ डिस्कस की जाती है, सबसे पहले मैनर्स ऑफ रिसीविंग्स, कि हदीस किन मेथड से या किन मैनर से रिसीव हो रही है, ठीक है। फिर मैनर्स ऑफ रिकॉर्डिंग, उसको कैसे रिकॉर्ड किया जा रहा है, ठीक है। वो अगर सेइंग्स हैं या एक्शन है या टैसिट अप्रूवल्स है, कुछ भी है, ठीक है, उसको रिकॉर्ड कैसे किया जा रहा है, ठीक है। देन फिर उसको आगे नरेट कैसे किया जा रहा है, द मैनर्स ऑफ नरेशंस, द मैनर्स ऑफ रिसीविंग इन रिवायतुल हदीस। मैनर्स ऑफ रिसीविंग को डिस्कस किया जाता है, मैनर्स ऑफ रिकॉर्डिंग को डिस्कस किया जाता है एंड मैनर्स ऑफ नरेशन को डिस्कस किया जाता है। दिरायतुल हदीस इज दैट ब्रांच ऑफ उलूमुल हदीस व्हिच डिस्कसेस द रूल्स ऑफ नरेटिंग हदीस, रूल्स ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन ऑफ हदीस विद रिस्पेक्ट टू चेन एंड टेक्स्ट, कंडीशंस ऑफ रिलायबल नरेटर्स एंड द लिंक बिटवीन नरेटर्स। अब रूल्स ऑफ नरेटिंग हदीस, ये तो वही है मैनर्स ऑफ रिसीविंग, रिकॉर्डिंग एंड नरेशंस। रूल्स ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन ऑफ हदीस, ये रूल्स जो हैं इनकी बेस पे मुहद्दिसीन जो है वो वेरीफाई करते हैं कि कौन सी हदीस को एक्सेप्ट किया जाएगा, कौन सी हदीस को रिजेक्ट किया जाएगा, कौन सी हदीस डायरेक्टली कनेक्टेड है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और कौन सी हदीस बाद में फैब्रिकेट की गई है, कौन सी हदीस ऑथेंटिक है और कौन सी हदीस वीक है। ये सारी चीज़ें हम रूल्स ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन ऑफ हदीस में डिस्कस करते हैं विद रिस्पेक्ट टू चेन एंड टेक्स्ट बोथ। कंडीशंस ऑफ रिलायबल नरेटर्स, अब जो ट्रांसमिटर्स हैं या नरेटर्स हैं उनके लिए भी कुछ क्वालिफिकेशंस हैं, ठीक है। वो रिलायबल होगा तो उसकी नरेशंस को एक्सेप्ट किया जाएगा, यानी अगर नरेट करने वाला नरेटर जो है वो अगर रिलायबल नहीं, ठीक है, तो उसकी जो इंफॉर्मेशन है या जो ट्रांसमिट कर रहा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेइंग्स को, वो भी फिर रिलायबल नहीं, ठीक है। तो कुछ कंडीशंस होती हैं रिलायबल नरेटर की, वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे दिरायतुल हदीस में। एंड द लिंक बिटवीन नरेटर्स, और फिर ये जो नरेटर्स हैं उनके दरमियान लिंक इस्टेब्लिश है या नहीं, वो एक दूसरे से मिले हैं या नहीं, उन्होंने मीटिंग की है या नहीं, ठीक है, फिर वो कंटेम्परेनियस है या नहीं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम दिरायतुल हदीस में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह रिवायतुल हदीस और दिरायतुल हदीस दोनों पे हम बिल्कुल तफसील से बात करेंगे, इनमें बड़ी तफसील से देखेंगे कि मैनर्स ऑफ रिसीविंग, रिकॉर्डिंग एंड नरेशंस क्या हैं, फिर वो रूल्स ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शंस क्या हैं, कंडीशंस ऑफ रिलायबल नरेटर्स क्या है, वो लिंक बिटवीन द नरेटर्स में क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।